तो आप सभी की जो अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही थी उसके अंतर्गत हमने अलग अलग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं। तो आज जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे उसमें लगभग 1000 प्रश्न हैं। आपको पहले ही पीडीएफ मिल चुका है, लेकिन 1000 प्रश्न एक क्लास में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश किया जाएगा, देखते हैं कि 1 घंटे में कितने क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा पाते हैं, क्योंकि ऐसे बस आंसर तो बताना नहीं है, आपको एक्सप्लेन भी करना है, समझाना है, इसलिए थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है। तो देखते हैं। पहले एक चीज़ बता दें आपको कि जितने भी जो प्रश्न हैं आपके शुरुआती जो प्रश्न है वो आयुर्वेद परिचय से हैं, फिर अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट हैं उससे सीरीज वाइज जो है क्वेश्चन सेट किए गए। तो आयुर्वेद परिचय के जो प्रश्न हैं वो इतिहास से हैं, और आयुर्वेद इतिहास हमने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वह चरक संहिता से है। आप देख सकते हैं कि चरक संहिता से सारी चीज़ें जो जितनी भी मेंशन है नीचे वो सब चरक संहिता के अंतर्गत ही हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता के आद्य उपदेष्टा हैं। जब आद्य उपदेष्टा की बात करें कि मतलब चरक संहिता को बाद में किसने उपदेष्ट के द्वारा बताया था, तो आपको पहले ही पता होगा कि चरक संहिता चरक ने नहीं लिखी है। बस चरक संहिता नाम से आप ये मत समझिएगा कि ये चरक संहिता ने चरक ने लिखा हुआ है। जो अत्रि के जो शिष्य थे अग्निवेश, वो सबसे बुद्धिमान थे और उन्होंने उसको बाद में लिखा। लेकिन जब उपदेष्टा की बात पूछे तो आप समझिएगा कि जब उपदेष्टा की बात पूछेगा तो वह कौन थे? पुनर्वसु आत्रेय। तो पुनर्वसु आत्रेय जो थे वह चरक संहिता के आद्य उपदेष्टा कहे गए। ठीक है। और दूसरा प्रश्न अगर देखें तो दूसरा प्रश्न है चरक संहिता के भाष्यकार कौन है? भाष्यकार का मतलब कि जिन्होंने भाषावत इसे बताया। तो चरक संहिता के भाष्यकार जो हैं वो चरक है, क्योंकि आपको पहले ही पता था चरक के बताए थे बारे में कि चरक जो थे वह कौन से ऋषि के अंतर्गत आते थे। यह जो थे शालीन ऋषि थे, यायावर नहीं थे। तो एक जगह बैठ करके उपदेश देते थे, तो संस्कृत में जो श्लोक कहते थे इनके शिष्य लिख लेते थे। तो चरक संहिता के भाष्यकार स्वयं चरक ही हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता के संपूरक कौन है? तो चरक संहिता के संपूरक जो है दृढ़बल है। संपूरक कौन है? दृढ़बल, मतलब कि इसके समान। तो इसके समान क्या है? दृढ़बल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता कौन है? तो मतलब जिन्होंने संस्करण बनाया, प्रतिसंस्कर्ता चरक संहिता के। तो जैसे आपको पहले ही बताया गया कि चरक संहिता के संपूरक तो वो दृढ़बल हैं, और चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता भी दृढ़बल ही हैं। दोनों अगर इस तरह से प्रश्न पूछे, संपूरक भी पूछे और प्रतिसंस्कर्ता भी पूछे, तो आपको ये नाम याद रखना है, दृढ़बल। ठीक है। अगला प्रश्न है अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता कौन है? तो अग्निवेश तंत्र जो है वह चरक के द्वारा संस्कृत किया गया था। तो प्रतिसंस्कर्ता जो है चरक हैं अग्निवेश के, अग्निवेश तंत्र के। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य चरक का काल है। तो आचार्य चरक का काल है आपका 200 ईसा पूर्व। आचार्य चरक का जो काल है वो 200 ईसा पूर्व का था, आचार्य चरक का काल। तो जो समय बताया गया, समय जो गणना की गई, उस हिसाब से आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। अगला प्रश्न है चरक संहिता में क्रमशः कितने स्थान और कितने अध्याय? ये दोनों क्वेश्चन एक साथ सम्मिलित कर दिया। इसके पहले भी हम बताए थे आपको। स्थान और अध्याय की बात करेगा तो स्थान जो है लगभग 8 स्थान हैं और 120 अध्याय हैं। और जैसे आपको पहले ही बताया गया था चरक के अंतर्गत ही जो चिकित्सा स्थान है, चरक के अंतर्गत चिकित्सा स्थान संहिता, चरक संहिता के अंदर चिकित्सा स्थान है, विमान स्थान है, सूत्र स्थान है। तो इस तरह से तमाम जो स्थान हैं इनके अंतर्गत अध्यायों की जो संख्या है वो लगभग 120 अध्याय जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। फिर कह रहा है अगला प्रश्न चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? तो अभी हमने बताया ना कि इनके अंतर्गत जो है जो स्थान है चिकित्सा स्थान भी है। तो इसमें चिकित्सा स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? तो चिकित्सा स्थान में कुल 30 अध्याय हैं। तो चिकित्सा स्थान में जो अध्यायों की संख्या है वो है 30। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चरक संहिता में है? तो आप देखिए खील स्थान है ही चरक संहिता में, विमान स्थान भी है,
उत्तर तंत्र और उपयुक्त सभी कह रहा है। तो अगर देखें तो विमान स्थान है चरक संहिता का, खील स्थान नहीं होगा, चरक संहिता में खील स्थान नहीं है, विमान स्थान है, उत्तर तंत्र भी नहीं, तो सभी नहीं, तो ये आपका विमान स्थान ही सही होगा। अभी हमने यहाँ पे आपको विमान स्थान बताया भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है आपका, चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? तो चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में जो अध्याय हैं वो 12 हैं। कितने अध्याय हैं? 12। तो चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में कुल अध्यायों की संख्या 12 है। इस तरह से अगर याद करेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर स्थान देखें और चरक संहिता में कुल कितने श्लोक हैं, ये प्रश्न एक बार हम करा चुके हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप दिमाग में क्या रखिएगा, जो श्लोक हैं पहले थे 12,000 श्लोक थे, ठीक है, टोटली 12,000 हैं, लेकिन हमारे पास इतने श्लोक हैं नहीं, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कितने श्लोक हैं, श्लोक हैं 12,000। लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए कि कितने श्लोकों का साक्ष्य हमारे पास है या कितने श्लोक अभी हमारे पास वर्तमान में है, तो वो अलग संख्या हो जाएगी, 92-95 के लगभग चला जाएगा, लेकिन कुल श्लोक जो है 12,000 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता में कुल कितने औषध योगों का मतलब कि वर्णन है। कुल जो औषध योग हैं लगभग 1950 औषध योगों का वर्णन है, 1950, ठीक है, 1950 औषध योगों का वर्णन है। कह रहा है कि चरक संहिता में कुल सूत्र कितने हैं। तो चरक संहिता में कुल सूत्र जो है 92-95 के मतलब कि 9,295 जो सूत्र हैं चरक संहिता में हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता पर लिखित कुल संस्कृत टीकाएं हैं। तो कुल संस्कृत टीकाओं की संख्या कितनी है? 70, मतलब कि 17। और टीकाएं जो हैं हम बता चुके हैं, टीका का मतलब क्या है, कई आचार्य ऐसे होते थे जो दूसरे आचार्यों की जो बातें होती थी उनमें कमियां, नुक्स या चीज़ों को जोड़ करके बताते थे, तो वो उनको टीकाकार कहा जाता था। तो चरक संहिता की जो संस्कृत टीकाएं हैं वो लगभग 17 हैं। अगला प्रश्न देखें 15वां, इसमें कह रहा है कि 72 ग्रंथों में सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? आपको बताया गया था ग्रंथों में 2 तरह के ग्रंथ, एक लघुत्रयी बताया गया था और एक बृहत्त्रयी बताया गया था। तो सबसे सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई? तो सर्वाधिक टीकाएं जो है अष्टांग हृदय पे लिखा हुआ है, अष्टांग हृदय पे सबसे ज़्यादा टीकाएं जो हैं लिखी हुई हैं। अष्टांग हृदय कौन लिखा है आपको पहले से ही पता है? बागभट्ट। तो आचार्य बागभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की है। उसी तरह से अगला प्रश्न अगर देखें तो चरक संहिता पर रचित टीका निरंतर पद व्याख्या के लेखक कौन है? ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ये याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। निरंतर पद व्याख्या तो किसने लिखा? जेजट, ठीक है, जेजट ने चरक संहिता पर रचित टीका निरंतर पद व्याख्या के लेखक जो हैं जेजट। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता पर रचित टीका चरकोपस्कार के टीकाकार कौन है? तो चरकोपस्कार के जो टीकाकार हैं वो हैं योगेंद्र नाथ सेन, ठीक है, कौन है? योगेंद्र नाथ सेन। तो चरक संहिता पर रचित टीका चरकोपस्कार के टीकाकार, तो चरकोपस्कार लिखिएगा, इसके जो टीकाकार हैं वो हैं योगेंद्र नाथ सेन। इस हिसाब से याद रखेंगे, चरकोपस्कार और टीकाकार जो हैं योगेंद्र नाथ सेन। अगला प्रश्न है चरक संहिता की जल्प कल्पत्रु, ठीक है, तो जल्प कल्पत्रु जो है व्याख्याकार टीकाकार जो है वह है गंगाधर रॉय, ठीक है। अभी आप अगर अपने हिसाब से देखें तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इसमें मिक्स हैं, और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और बागभट्ट के जो अष्टांग संग्रह हैं और अष्टांग हृदय उससे प्रश्न ज़्यादा उठने के चांसेस हैं, इसलिए उनको ज़्यादा सम्मिलित किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता पर रचित चरक न्यास, ठीक है, तो चरक न्यास टीका के टीकाकार कौन है? तो चरक न्यास के जो टीकाकार हैं, टीकाओं के टीकाकार भट्टार हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, भट्टार हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि कविराज गंगाधर राय का काल है, इनके काल के बारे में पूछ रहा है। तो कविराज गंगाधर राय का काल जो है 19वीं शताब्दी का है, ठीक है, इस हिसाब से याद रखना है। फिर है
अगला प्रश्न, चरक संहिता पर रचित चक्रपाणि की टीका है। आचार्य चक्रपाणि की जो टीका है चरक संहिता पे जो लिखी हुई है वह कौन सी है? तो वह है आयुर्वेद दीपिका। ठीक है, आयुर्वेद दीपिका याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक चरक संहिता की टीकाकार है? इनमें से कौन चरक संहिता की टीकाकार है? तो पहले ही ऊपर अभी ये प्रश्न आया था, योगेंद्र नाथ सेन। अब इस तरह से क्वेश्चन बदल करके दे रहा है ताकि आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न, चक्रपाणि का काल क्या है? तो चक्रपाणि के काल की अगर बात करेंगे तो चक्रपाणि का जो काल है वो है 11वीं शताब्दी का। ठीक है, फिर कह रहा है कि चरक संहिता की चरक प्रकाश कौस्तुभ टीका के टीकाकार का काल है। तो अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो इनका जो काल है वो है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी चरक संहिता की चरक प्रकाश कौस्तुभ टीका के टीकाकार का काल है 17वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, 25वें प्रश्न में कह रहा है कि चरक संहिता पर रचित हिंदी टीका वैद मनोरमा के लेखक कौन है? तो वैद मनोरमा के जो लेखक हैं वह है आपके रवि दत्त त्रिपाठी। रवि दत्त त्रिपाठी जो हैं वैद मनोरमा के लेखक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता का अरबी अनुवाद कौन सी सदी में हुआ था? ठीक है, 8वीं शताब्दी में जो अरबी अनुवाद है चरक संहिता का हुआ था। ये बताए भी थे आपको, इसका जो अनुवाद अरबी है वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? बगदाद में। ठीक है, बगदाद। चरक संहिता का जो अरबी अनुवाद है वो बगदाद में सबसे पहले हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न, अमितायु किसका पर्याय है? अमितायु किसका पर्याय है? वो है भारद्वाज का। ठीक है, किसका? भारद्वाज। इसमें भारद्वाज लिखा है लेकिन आप भारद्वाज ही पढ़िएगा। आचार्य जो भारद्वाज थे, तो भारद्वाज का पर्याय जो है अमितायु, मतलब कि अमितायु का मतलब ही हुआ भारद्वाज। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रभागा किसका नाम था? तो चंद्रभागा, प्रश्न नंबर 28 अगर देखें तो चंद्रभागा जो था वह आत्रेय की माता का नाम था। किसका नाम था? आत्रेय की माता का नाम चंद्रभागा था। ठीक है, अगला प्रश्न, आत्रेय के शिष्यों की संख्या कितनी थी? तो आत्रेय के जो शिष्य, अभी बताएं, अत्रि के जो शिष्य थे उसमें सबसे बुद्धिमान कौन थे? अग्निवेश। अत्रि के ही शिष्य थे, आत्रेय कहिए या अत्रि कहिए, तो उनके शिष्य जो थे वह 6 थे और उसमें सबसे बुद्धिमान कौन थे? अग्निवेश थे, जिन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की। चरक संहिता के बारे में भी उन्होंने चरक संहिता को भी लिखा है। ठीक है, अगला, क्षारपाणी किसका शिष्य था? तो क्षारपाणी जो था पुनर्वसु आत्रेय का शिष्य था। पुनर्वसु आत्रेय का शिष्य जो था क्षारपाणी था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सभी आत्रेय के शिष्य हैं एक को छोड़ करके। आत्रेय के शिष्य हम पहले ही बता दिए आपको, प्रश्न ये कराया भी गया आपको। तो अगर देखें तो अग्निवेश आत्रेय के शिष्य हैं जतुकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारपाणी। तो 2, 2, 4, 1, 5, मतलब कि ये सभी जो हैं आत्रेय के शिष्य के अंतर्गत हैं। बस जो चक्रपाणी हैं, चरक, ये जो हैं उनके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, चरक किसके शिष्य थे? ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर हिस्ट्री में पूछा भी जाए, आयुर्वेद के इतिहास में पूछा भी जाए तो प्रश्न हो सकता है कि चरक किसके शिष्य थे। तो चरक शिष्य थे वैशंपायन का। वैशंपायन के शिष्य जो थे वो चरक थे। फिर है चरक किसके पुत्र थे? अब हिस्ट्री है, आपको इस हिसाब से याद करना भी पड़ेगा। चरक पुत्र थे विशुद्ध के, विशुद्ध के पुत्र थे चरक। अगला प्रश्न कह रहा है कि आचार्य चरक पर वर्तमान भारतवर्ष के किस राज्य के निवासी थे? मतलब कह रहा है कि आचार्य चरक वर्तमान भारत के किस राज्य के निवासी थे? तो आचार्य चरक जो थे इस समय वर्तमान भारत में जो पंजाब जगह है वहाँ के ही निवासी थे। ठीक है, और परीक्षा भी आपकी वहीं पे हो रही है। पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट ही इसमें सम्मिलित हैं, तो प्रश्न तो चरक से बनेगा ही। दृढ़बल के पिता कौन थे? तो दृढ़बल के जो पिता थे वो चरक थे। ठीक है, दृढ़बल ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कितने अध्यायों को पूरित कर संपूर्ण किया है? तो चिकित्सा स्थान में दृढ़बल ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में
17 अध्याय और पूरित करके और उसको क्या किया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। अगला प्रश्न, चरक संहिता चिकित्सा स्थान का निम्न में से कौन सा अध्याय दृढ़ बल द्वारा पूरित नहीं है। मतलब कि चरक संहिता दिया ना, तो चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का निम्न में से कौन सा अध्याय दृढ़ बल द्वारा पूरित नहीं है, तो वह है घ अतिसार चिकित्सा। तो दृढ़ बल ने अतिसार चिकित्सा का जो अध्याय है उसको कंप्लीट नहीं किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम किसने कहा। तो चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम जो है गंगाधर राय ने कहा है। गंगाधर राय जो थे उन्होंने चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, चरक संहिता में उत्तर तंत्र शामिल था। तो उत्तर तंत्र शामिल था ऐसा किसने कहा है। तो उत्तर तंत्र जो है शामिल था वो शिवदास सेन है। उत्तर तंत्र कहने का मतलब क्या है, इसके बाद की भी चीज़ें चरक संहिता में, जहाँ हमें जो चीज़ें पता हैं उसके बाद की भी चीज़ें थी, लेकिन वह उत्तर तंत्र नहीं है हमारे पास, ऐसा शिवदास सेन ने कहा। बृहत मतलब कि उत्तर तंत्र शामिल है ये कहा गया, लेकिन हमारे पास है नहीं। बृहत्रयी ग्रंथों में मूर्धन्य संहिता कौन सी है। तो मूर्धन्य संहिता जो है वह है चरक संहिता। चरक संहिता जो है मूर्धन्य संहिता के अंतर्गत है। अगला प्रश्न कह रहा है, 41 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि चक्रपाणी का संबंध कौन से वंश से था। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी इतिहास के हैं, उसी हिसाब से कंप्लीट करना है। लोध्रबली वंश, चक्रपाणी का संबंध कौन से वंश से था, लोध्रबली वंश। ठीक है। अगला, गुरुसूत्र, शिष्य सूत्र, एकीय सूत्र और प्रतिसंस्कर्ता सूत्र के रूप में वर्णन किसका ग्रंथ का किया गया है। तो वह है चरक संहिता के जो भी ग्रंथ हैं उसका वर्णन जो है चरक संहिता के अंतर्गत किया गया है, जिसमें गुरु सूत्र है, शिष्य सूत्र है, एकीय सूत्र है, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र है। अगर इस तरह से भी प्रश्न हो जाए ना कि चरक संहिता के अंतर्गत किन सूत्रों का वर्णन किया गया है, तो इनमें से ये चीज़ें भी ऑप्शन में हो सकती हैं। तो आप सभी अगर रहे तो उस पर टिक कर सकते हैं, या एक दो अगर सम्मिलित कर दें और ऑप्शन इस हिसाब से रहे तो आप जब अगर इसको याद कर लेंगे तो ये चीज़ें भी हो जाएंगी। ठीक है। अब कह रहा है 43वां प्रश्न कह रहा है कि तुरीय अवस्था किससे संबंधित है। तुरीय अवस्था, तो तुरीय अवस्था है ब्रह्म से संबंधित। तुरीय अवस्था क्या है, ज्ञान की अवस्था। ज्ञान की अवस्था को ही ब्रह्म अवस्था कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उभयाभिलुप्ता चिकित्सा किसका योगदान है। तो उभयाभिलुप्ता चिकित्सा जो है चरक, योगदान जो है वो चरक का है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 45 देखें, तो उसमें कह रहा है कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के स्वस्थ चतुष्क में कौन कौन से अध्याय आते हैं। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के स्वस्थ चतुष्क में 5, 6, 7 और 8, मतलब कि ये 4 जो अध्याय हैं सम्मिलित हैं, अध्याय 5, 6, 7 और 8। फिर कह रहे हैं चरक संहिता में त्रिशोथी या अध्याय कौन से चतुष्क से संबंधित है। अब इतना डीप में तो नहीं पूछेगा, लेकिन प्रश्न है तो सम्मिलित किया गया है क्रिया चतुष्क। जितने भी प्रश्न आप ये मत सोचिएगा कि सभी जो हैं आपके चरक संहिता से ही बन जाएंगे। आपको रिवीजन कराने के लिए, रटने के लिए प्रश्न बताया जा रहे हैं चरक संहिता से संबंधित जो है, कि कुछ छूटे ना। 47वां प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता में कुल कितने स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है। तो संभाषा परिषद का उल्लेख जो है 7 स्थानों पे मिलता है। अगला प्रश्न, चरक संहिता में सूत्र स्थान जो है कुल कितने स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है। तो बता दिया गया कि चरक संहिता के सूत्र स्थान जो है, हाँ इसके पहले जो प्रश्न था वो दूसरा था, यहाँ पे है चरक संहिता के सूत्र स्थान कुल कितने स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है। तो वो है 4 स्थानों पर उल्लेख मिलता है। अब कह रहा है अथाथो दीर्घ जीवितियम ध्यायम व्याख्याश्रयम, इस सूत्र में कितने पद हैं।
तो इस सूत्र में पदों की संख्या जो है वह है 8। क्या कह रहा है? अथातो दीर्घ जीवितियम ध्यायम व्याख्यास्यामः। तो कहने का मतलब है कि इसमें कितने सूत्र पद हैं? तो सूत्र पद हैं 8। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है उग्र तपा किसका पर्याय कहा गया है? तो उग्र तपा मतलब क्या होता है, क्या पर्याय किसका है? तो उग्र तपा जो है वह भारद्वाज का पर्याय है। ठीक है, भारद्वाज। चरक संहिता के दीर्घ जीवितीयम अध्याय में आयुर्वेदावतरण संबंधित संभाषा परिषद में कितने ऋषियों ने भाग लिया था? ठीक है, तो कितने ऋषियों ने भाग लिया था? 53 ऋषियों ने भाग लिया था, मतलब कि 53 ऋषियों ने भाग लिया था चरक संहिता के दीर्घ जीवितीयम अध्याय में आयुर्वेदावतरण संबंधित जो संभाषा है उसके परिषद के अंतर्गत। अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, धर्मार्थ कामोच्छाड़ा मारोग्यम मूलमुत्तम उपर्युक्त सूत्र किस संहिता में वर्णित है? ये जो सूत्र है जिसको कहा गया है धर्मार्थ काममो छाड़ाम मारोग्यम मूलमुत्तम, तो यह सूत्र किस संहिता में वर्णित है? तो वह सूत्र जो है चरक संहिता में वर्णित है। यहाँ पे तो आपको गेस करने में भी आसान होगा, क्योंकि शुरू में ही हम बता दें कि नीचे जो प्रश्न है वो चरक संहिता के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। अभी जो अलग आएंगे वो भी मेंशन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चरक संहिता में बलहंतार किसका पर्याय कहा गया है? तो चरक संहिता में बलहंतार जो है आत्रेय नहीं, चरक संहिता में बलहंतार किसका पर्याय कहा गया? तो वह है इंद्र का। तो इंद्र जो है बलहंतार कहे गए हैं चरक संहिता के अंतर्गत। दूसरा पूछ रहा है, चरक संहिता के अनुसार इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने कौन गया था? तो ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। तो भारद्वाज चरक संहिता के अनुसार इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि भारद्वाज गए थे। आचार्य चरक ने हेतु लिंग औषध को क्या कहा है? ये तो हम कई बार बता दिया आपको। इसको आप त्रिस्कंध भी कह सकते हैं, त्रिस्तंभ भी कह सकते हैं, त्रिसूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अ ब दोनों, ठीक है, अ ब दोनों सही रहेगा। ये त्रिस्तंभ नहीं होगा, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर क्या है कि हेतुलिंग और औषध आपके सिलेबस में दिया भी था त्रिस्कंध नाम से, तो त्रिस्कंध या त्रिसूत्र कहते हैं उसको। ठीक है, तो आप त्रिस्तंभ छोड़ दीजिएगा, बाकी त्रिस्कंध मान लीजिएगा और त्रिसूत्र, तो इसलिए और ब दोनों सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्कंध त्रय है, अब वही चीज़ हो गया जो अभी बताया गया आपको। स्कंध त्रय क्या है? हेतुलिंग और औषध। ठीक है, हेतुलिंग और औषध, यह स्कंध त्रय के अंतर्गत आएगा। औषध, हेतुलिंग और औषध यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि औषध न रख करके द्रव्य रखना है, क्योंकि औषध तो हम डायरेक्ट कह नहीं सकते, डायरेक्टली क्या है द्रव्य को मेंशन किया गया। अगला ऊपर वाला अगर प्रश्न देखें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है आचार्य चरक ने हेतु लिंग औषध को क्या संज्ञा दी है? चरक कह रहे हैं, तो क्वेश्चन है आपका, चरक ने हेतु लिंग औषध को क्या संज्ञा दी है? तो चरक ने इसे त्रिस्कंध भी कहा है और त्रिसूत्र भी कहा है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है स्कंध त्रय। स्कंध त्रय क्या है? तो स्कंध त्रय जब कहेगा तो स्कंध त्रय का मतलब क्या है? हेतु, दोष और द्रव्य। यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे त्रिसूत्र और त्रिस्कंध हेतु लिंग और औषध को कहा गया, और स्कंध त्रय जो है वह हेतु, दोष और द्रव्य को कहा गया। ये चीज दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरक संहिता के अनुसार 60 पदार्थ का क्रम है। तो चरक संहिता के अनुसार जो 60 पदार्थ का क्रम जो है वह है सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो 60 पदार्थ मतलब ये जो 6 चीज़ें हैं पदार्थों के अंतर्गत जो हैं वो क्रमगत अगर देखें तो सबसे पहले सामान्य है, फिर विशेष है, फिर गुण है, फिर द्रव्य है, फिर कर्म है, फिर समवाय है। तो ये चीज़ें जो हैं पदार्थों के 60 पदार्थ के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार 60 पदार्थ का क्रम है।
वैशेषिक दर्शन के अनुसार षट पदार्थ का क्रम है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जो हैं इससे भिन्न हो जा रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय सम्मिलित है। तो ये जो क्रम है ये कौन सा है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। और ऊपर जो है यहाँ पे चरक संहिता के अनुसार षट पदार्थ पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। याद जब आप करेंगे लिख करके, टिक करके, तब सारी चीज़ें याद होंगी। अब देखिए एक जो प्रश्न है इसमें कह रहा है हिता हितम सुखम, हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिता हितम मानम चत्स्य यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते। यह आयुर्वेद की परिभाषा है। क्या है? आयुर्वेद की परिभाषा है। क्या कह रहा है? हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य, मतलब कि दूसरों के हित में जो कार्य किया जा रहा है, ऐसा आयुर्वेद के बारे में कहा गया है जो दूसरों के हित में हो और दुख दूसरों का हरण करे, दूसरों के हित में हो। मानम च योक्त्र मायुर्वेद स उच्यते, मतलब कि जिसमें दूसरों के हित के बारे में सुना गया हो या कहा गया हो। तो आप अगर देखें तो आयुर्वेद के बारे में कई बार बताया गया है कि जो उद्देश्य की बात होती है तो कहा जाता है कि आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद, इति आयुर्वेद। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद जो है आयु का बोध कराता है। ऐसा विज्ञान या ऐसा विषय जो आयु का बोध कराए या जीवन के बारे में जो बोध कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद का कभी भी जब प्रयोजन पूछे तो उसमें यह बताया जाता है कि आयुर्वेद जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है और जो रोग शरीर है उसको निरोग करने के लिए। तो जब कहा जा रहा है कि हिता हितम सुखम, हिता हितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिता हितम मानम चचत यत्रो मायुर्वेद स उच्यते, तो कहने का मतलब ये है कि यह जो है आयुर्वेद की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसमें हमारे हित की बात या मानव हित की बात की जा रही है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि नित्यक आयु का पर्याय है एवं काल का भेद है। नित्यक कह रहा है कि आयु का पर्याय है और काल का भेद है। फिर कह रहा है अनुबंध आयु का पर्याय है एवं दोष का भेद है। फिर कह रहा है अनुबंध 10 विध परिच्छ भाव में से एक भाव है। और फिर कह रहा है उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो देखे तो सभी सही है। नित्यक आयु का पर्याय है एवं काल का भेद है, ठीक। अनुबंध आयु का पर्याय है और दोष का भेद है। और तीसरा कह रहा है कि अनुबंध 10 विध परिच्छ भाव में से एक भाव है, तो इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तस्य आयुषः, क्या कह रहा है? तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विदाम मतः। तो कह रहा है कि उत्तर सूत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो उत्तर सूत्र का जो उल्लेख है, उक्त जो सूत्र है उसका उल्लेख कहाँ पे है? चरक संहिता में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य के 3 भेद, द्रव सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, किसने बतलाए हैं? तो यह बतलाए हैं आचार्य चक्रपाणी ने। किसने बताया है? आचार्य चक्रपाणी द्वारा बताया गया है कि सामान्य के 3 भेद हैं, द्रव सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्व, आत्मा, शरीर ये तीनों कहलाते हैं। तो सत्व, आत्मा, शरीर जो है ये त्रिदंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिदंड, ठीक है। इनको हम कहते हैं त्रिदंड। सत्व, आत्मा, शरीर ये तीनों त्रिदंड के अंतर्गत हैं। अब कह रहा है कि परादी गुणों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 64। तो परादी गुणों की संख्या जो है कितनी है? 10। परादी गुणों की संख्या 10 आचार्यों ने बताई है। अब कह रहा है कि चिकित्सकीय गुण है। चिकित्सीय गुण जो है वह है गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण क्या है? चिकित्सीय गुण है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है चिकित्सा की सिद्धि के उपाय गुण हैं। तो चिकित्सा की सिद्धि के जो उपाय गुण हैं वो हैं परादी गुण। परादी का मतलब
जिसका आदि न हो, दूसरों की चिकित्सा के लिए जिसको प्रयोग में लिया जाए। तो सिद्धि के उपाय गुण कह रहा है कि मतलब चिकित्सा को सिद्ध किया जा रहा है जिसके अंतर्गत। अब फिर कह रहा है गुरुवादि गुण, ये जितने भी प्रश्न आपको अभी जो अब बताए जा रहे हैं ये जो है द्रव्य गुण विज्ञान के हैं, ये चीज दिमाग में रख करके पढ़िएगा। ऊपर चरक संहिता के प्रश्न जो है आपको बताए गए इतिहास के अंतर्गत, अभी जो पढ़ रहे हैं ये सब द्रव्य गुण विज्ञान के हैं और संहिताओं से भी सम्मिलित किए गए। कह रहे हैं कि गुरुवादि गुण को शारीरिक गुण की संज्ञा किसने दी है? तो गुरुवादि गुण को शारीरिक जो गुण की संज्ञा है वो गंगाधर राय ने दी है। ठीक है। फिर कह रहा है आत्मगुणों की संख्या 7 किसने मानी है? तो आत्मगुणों की संख्या जो है वो योगीनाथ सेन ने मानी है। ठीक है। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रखिएगा, आत्मगुण और जो उनकी संख्या 7 बताई गई है वह योगीनाथ सेन ने बताई है, मानी है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? सात्विक गुणों में शामिल नहीं है। तो सात्विक गुणों में शामिल नहीं है क्या? उत्साह, ये सात्विक गुण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सुख, दुख, प्रयत्न, तो सात्विक गुण में आपकी जितनी चीज़ें हैं वो सम्मिलित है। बाकी उत्साह जो है नहीं आता है, तो उत्साह सही कीजिएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से जो कथन सही है वो है, एक मिनट, सभी, क्योंकि एक ऑप्शन छुप गया था, क्योंकि सभी सही हैं। क्या कह रहा है कि गुरुवादि गुण का विस्तृत वर्णन सुश्रुत और हेमाद्रि ने किया था। अगर देखें तो सभी ऑप्शन जो है याद करने वाले हैं, यहाँ से एक प्रश्न भी बन जाएगा। कह रहा है कि गुरुवादि गुण का विस्तृत वर्णन किसने किया था? सुश्रुत और हेमाद्रि ने। फिर कह रहा है कि परादि गुण का विस्तृत वर्णन केवल चरक संहिता में है। ठीक है। फिर कह रहा है इंद्रिय और आत्मगुण का विस्तृत वर्णन तर्क संग्रह में है। तो आप देखें तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए उपयुक्त सही जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गुण के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है? देखा जाए तो गुण के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है आपका चेष्ट। ठीक है। गुण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो समवायी, निश्चेष्ट और चेष्ट द्रव्याश्रय। तो अगर हम देखें तो ये गुण के अंतर्गत नहीं आता है, चिकित्सा के अंतर्गत आता है, तो चेष्ट जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न, कारण द्रव्यों की संख्या है। कारण द्रव्यों की संख्या जो है वो है 9। कारण द्रव्यों की संख्या आचार्यों ने कितनी बताई है? 9। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रव्य के प्रकार होते हैं। तो द्रव्य के जो प्रकार है हम बताए हैं आपको, 2 प्रकार द्रव्य के बताए गए हैं, एक कार्य द्रव्य और एक कारण द्रव्य। तो कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य आप सभी को बताया गया है क्लास के अंतर्गत। और फिर द्रव्य के प्रकार पूछ दिया, और फिर कह रहा है कि द्रव्य के भेद होते हैं। तो द्रव्य के भेद भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। द्रव्य के भेद भी 2 होते हैं, और द्रव्य के जो प्रकार हैं वो भी आपको 2। द्रव्य के जो भेद होते हैं वो, इसको सही कर लीजिएगा, द्रव्य के जो भेद हैं वो, द्रव्य के भेद कितने हैं? 3। और यहाँ पे द्रव्य के प्रकार कितने हैं? 2। तो 2 प्रकार हम बताए हैं द्रव्य के जो 2 हैं, और यहाँ पे भेद कितने बताए गए हैं? 3। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सेंद्रिय का क्या अर्थ होता है? ठीक है। सेंद्रिय का क्या अर्थ होता है? तो एक कह रहा है कि इंद्रिय युक्त, एक कह रहा है चेतन युक्त, एक कह रहा है सत्वयुक्त, और एक कह रहा है उपयुक्त सभी। तो चेतन युक्त मतलब कि सेंद्रिय मतलब जिनमें इंद्रियां हों। तो जब इंद्रियों की बात करेगा तो चेतनता की बात होगी, तो चेतन युक्त को हम सेंद्रिय कहते हैं। सभी प्रश्न द्रव्य गुण के ही हैं। अभी तक जो है आप द्रव्य गुण के मूल सिद्धांत वगैरह आप पढ़ेंगे, वहाँ से प्रश्न है। अब कह रहा है कि क्रिया गुणवत् समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुणवत् समवायी कारण मिति द्रव्य लक्षणम किसका कथन है? तो यह कथन जो है आता है वैशेषिक दर्शन का। ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन का कथन जो है यह आता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्म के 5 भेद उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन किसने बतलाया है? तो यह जो है आचार्य
वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और ऊपर वाला भी जो है क्रिया गुणवत्तम समयायीकरण मिति दक्षिणम द्रव्य लक्षणम जो है यह भी वैशेषिक दर्शन का है, और नीचे वाला भी जो कथन देखे वो भी वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न कह रहा है घटादीनाम कपालादो द्रव्येषु गुणकर्मणो तेषु जात्युच संबंध समवाय प्रकृतितः। ठीक है, तो किसका कथन है? तो ये है कारिकावली का। कारिकावली का कथन जो है घटादीनाम कपालादो द्रव्येषु गुणकर्मणो तेषु ताएउच संबंध समवाय प्रकृतिका जातेय च। अब फिर अगला प्रश्न कह रहा है आचार्य चरक ने षट पदार्थ क्या कहा है? तो आचार्य चरक ने जो षट पदार्थ कहा है वह है कारण। आचार्य चरक कौन से वाद को मानते हैं? तो आचार्य चरक मानते हैं कार्य कारण वाद को। कई बार बताया गया है कार्य कारण, क्योंकि द्रव्य के भी भेद अगर देखें तो कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य आपको बताया गया। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याधि का अधिष्ठान है। व्याधि का अधिष्ठान क्या है? मन और शरीर। अधिष्ठान किसे बोलते हैं? स्थापना, जहाँ पे जाकर के व्याधि रुक जा रही है, स्थापित हो जा रही है, स्थान ग्रहण कर ले रही है, उसे ही हम कहते हैं अधिष्ठान। तो व्याधि का अधिष्ठान जगह जो है मन और शरीर दोनों है। वेदना का अधिष्ठान कौन सा है? तो आप अगर देखें तो वेदना का स्थान जो है सभी है, मतलब कि दर्द कहाँ पे होता है? तो अगर देखें तो शरीर में भी वेदना है, मन में भी है, इंद्रियों में भी है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्विकारः परस्त्वात्वाम सर्वभूतानां निर्विशेष सत्व शिरयोश्चत विषेदाद विशेषोपलब्धि है। तो अब देखिए, अब इसमें आपको दिक्कत क्या है, क्योंकि चरक के सूत्र स्थान 1/36 दिया है, चरक का सूत्र स्थान 1/52 दिया है, फिर कह रहा है कि चरक का जो श्लोक स्थान है वहाँ पे 4/33 और 1/36 का उल्लेख किया है। तो जो ऑप्शन होगा आपका ग सही होगा, ग नंबर, मतलब कि चरक जो सूत्र स्थान है 4/33 वह सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभव हेतव किस आचार्य का कथन है? तो वहाँ आचार्य सुश्रुत का कथन है। किसका कथन है? सुश्रुत का। क्या कह रहा है? वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभव हेतव। ठीक है, तो यह सुश्रुत ने कहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वात पित्त और श्लेष्मा से ही शरीर का निर्माण होता है, इसके बिना शरीर की अनुभूति भी नहीं हो सकती। शरीर के ये मूलभूत कार्य द्रव्य हैं, इसी से शरीर का निर्माण होता है, यह सुश्रुत ने कहा है। अब कह रहा है मानसिक दोषों की संख्या है। तो मानसिक दोषों की संख्या जो है वह है 2। कौन कौन सी? राजसिक और तामसिक। राजसिक और तामसिक 2 मानसिक दोष हैं, राजसिक और तामसिक। और त्रिदेश जो है वो त्रिदोष जो है वो शारीरिक दोषों के अंतर्गत आते हैं, जिसको वात पित्त कफ कहा गया। अब कह रहा है मानसिक दोषों में प्रधान होता है। तो मानसिक दोषों में प्रधान होता है राजसिक जो दोष है, जिसको हम रज कहते हैं, वह प्रधान होता है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि मानसिक गुण नहीं है। तो मानसिक गुण नहीं है, तो मानसिक कौन सा नहीं है? सत्व है, रज है, तम है, उपरोक्त कोई नहीं। तो आप अगर देखें तो रज और तम मानसिक गुण में आ रहे हैं, सत्व नहीं आता है। ठीक है, तो सत्व जो है मानसिक गुण नहीं आएगा। और वैसे भी गुण तो हम कहेंगे नहीं, दोष के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पे मानसिक गुण नहीं है पूछा है तो सत्व पे आप लगाएंगे। कह रहे हैं कि चरकानुसार शारीरिक दोषों की चिकित्सा है। तो चरक ने क्या किया है? 2 तरह की चिकित्सा बताई, एक तो दैव व्यपाश्रय और एक युक्ति व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय में क्या होता है? दैव व्यपाश्रय का मतलब क्या है? इसमें
देवताओं की संतुष्टि भी की जाती है, मतलब कि देवताओं से संबंधित जो औषधि हैं वो भी प्रयोग में ली जाती है। जैसे अगर हम बोले किसी की शनि की दशा खराब है तो उन्हें क्या बताया जाएगा कि नहीं, आप शनि से संबंधित धातु का प्रयोग कीजिए, शनि को तेल अर्पण कीजिए, या जो कुश है उसके आसन पे बैठ करके पूजा कीजिए। तो इस तरह का मतलब कि है दैव व्यपाश्रय चिकित्सा हो जाएगी, दैवीय चिकित्सा के अंतर्गत। या हम हवन करें, पूजा पाठ करें तो ये दैव व्यपाश्रय चिकित्सा होगी। और युक्ति व्यपाश्रय का मतलब जिसमें औषध का प्रयोग किया जाए, औषधियों की प्रयोग किया जाए, निदान जान करके हम औषधि को प्रयोग में ले, तो ये क्या हो जाएगा, युक्ति व्यपाश्रय। तो शारीरिक दोषों की चिकित्सा कौन सी है, दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय, मतलब कि दोनों जो है वो शारीरिक दोषों की चिकित्सा के अंतर्गत आएगा। अगला कह रहा है कि चरक अनुसार मानसिक दोष का, चरक के अनुसार मानसिक दोष का चिकित्सा सूत्र है। तो चरक के अनुसार मानसिक दोष की जो चिकित्सा सूत्र है वह है ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। ठीक है, तो मानसिक दोष का चिकित्सा सूत्र उन्होंने क्या क्या दिया है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। समाधि जो है अंतिम में रखा गया है। ठीक है, जो संन्यास से संबंधित है। अगला प्रश्न 90 नंबर, आचार्य चरक ने कफ के कितने गुण बतलाए हैं। तो आचार्य चरक ने जो कफों के गुण बतलाए हैं वो हैं 6। आचार्य चरक के अनुसार कफ के जो गुण हैं वह 6 बताए गए हैं। ठीक है, एक मिनट इसको सही कर लीजिएगा। आचार्य चरक के अनुसार जो गुण हैं कफों के वो 7 गुण हैं। कितने हैं, 7 गुण आचार्य चरक के अनुसार कफ के जो गुण हैं वो 7 हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सर कौन से दोष का गुण है। ठीक है, तो सर जो है गुण है पित्त का। पित्त का गुण क्या है, सर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरकोक्त वात के 7 गुणों एवं कफ के 7 गुणों में कितने समान हैं। मतलब कि चरक के जो गुण हैं वो 7 हैं और कफ के भी 7 गुण हैं, तो बस उसमें से एक गुण जो है वो समान है, कफ और जो वात है उनके एक गुण ही समान है, बाकी सब जो है भिन्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि साधनम न त्वसाध्यानाम व्याधीनाम उपदिश्यते, असाध्य रोगों की चिकित्सा न करने का उपदेश किसने दिया है। तो असाध्य रोगों की चिकित्सा न करने का उपदेश वो चरक ने दिया है। ठीक है, जो असाध्य उसकी चिकित्सा की ही नहीं जानी चाहिए। वैसे तो सभी आचार्यों ने कहा है लेकिन चरक ने मुख्य रूप से इसके बारे में बताया है। अगला प्रश्न कह रहा है रसनार्थो रसः द्रव्यमापः निर्वित्तो च विशेषेम च प्रत्ययः खाद्यस्त्रय। तो यह इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो क्षितिस्था, यहाँ पे आपको जो भरा जाना चाहिए, पूरा आपका एक श्लोक ही दे दिया है और यहाँ पे डैश दे करके कह रहा है कि द्रव्य मापह के बाद क्या होगा। तो जब आपको श्लोक याद रहेगा तभी ना करेंगे, तो इसको आप रटेंगे तो उस जगह पे आप इस चीज़ को भर के रटिएगा, क्षिति अस्तथा। ठीक है, क्षितिस्तथा वहाँ पे भरेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है रस के विशेष ज्ञान में कारण है। तो रस के विशेष ज्ञान में जो कारण है वो है आकाश, वायु, अग्नि। ठीक है, तो विशेष ज्ञान में कारण कौन सा है। विशेष ज्ञान में कारण का मतलब क्या है कि हम जब जो हमारी रसेंद्री है उससे जब ग्रहण करते हैं तो ये आकाश और वायु और अग्नि, ये 3 चीज़ें जो हैं उसे हमें अनुभूत कराती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पित्त शामक रस है। पित्त शामक मतलब जो पित्त का शमन करे, तो पित्त का शमन करने वाला जो रस है वो है मधुर, तिक्त और कषाय। जब तिक्त बोले तो तीखा नहीं होता है, तिक्त का मतलब कड़वा होता है, इसलिए ये क्या है, पित्त का शमन करते हैं। ठीक है, कफ प्रकोपक रस है, मतलब कि जो कफ को बढ़ा दे, तो कफ को बढ़ाने वाला जो रस है मधुर है, अम्ल है, लवण है, ये सब क्या करते हैं, कफ को प्रकोपित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही होने की बात अगर देखें
तो अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि सब दिखे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन दिया है कि चरक ने मधुर रस के लिए स्वादु एवं कटु रस के लिए कटुक शब्द का प्रयोग किया है। तो ये तो आपका कह रहा है कि सही। अगला प्रश्न कह रहा है, इसमें अगला ऑप्शन कह रहा है कि अष्टांग संग्रहकार ने कटु रस के लिए उषण शब्द का प्रयोग किया है, और अष्टांग हृदयकार ने लवण रस के लिए पटु शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर हम देखें तो सभी जो है सही है, उपयुक्त जो सभी हैं वो सही है, क्योंकि ये भी सही है। चरक ने स्वादु मधुर रस के लिए और कटु रस के लिए कटुक कहा है, ठीक है। और अष्टांग संग्रहकार ने कटु रस के लिए उषण कहा है। तो षडूषण आपको बताया भी गया, 6 उष्ण चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। और वही अष्टांग हृदयकार ने पटु कहा है, किसको? लवण रस को। तो इसलिए ये सभी जो है सही होंगे, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कह रहा है चरकानुसार जांगम द्रव्यों के प्रयोज्यांग होते हैं। तो चरक के अनुसार जांगम द्रव्यों के जो प्रयोज्यांग होते हैं वो होते हैं 19, ठीक है। 19 प्रयोज्यांग जो है प्रयोग में लिए जाते हैं। तो जांगम द्रव्य क्या है? जांगम द्रव्यों का मतलब जो जंगल से जो प्राणी जो प्राप्त होते हैं, प्राणी मतलब जो जानवरों का जो पार्ट प्रयोग में लिया जाता है, चाहे वो नाखून हो गए, बाल हो गए, दंत हो गए, चर्म हो गया, केचुल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जांगम द्रव्यों के अंतर्गत आएगा। 100 प्रश्न करके बाकी नेक्स्ट डे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न जो अंतिम है, लास्ट, आप अगर चाहें तो अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको दिया गया, हम बस समझाने के लिए आपको लाइव में क्लास वाइज आपको ये एमसीक्यू देंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चरकानुसार औद्भिद द्रव्यों के प्रयोज्यांग होते हैं। तो औद्भिद आपको बता दिया गया है कि जो कि भूमि पर भी पाए जा रहे हैं, जल में भी पाए जाते हैं। तो इनके जो प्रयोज्यांग अंग हैं वो हैं 18, और जो जांगम द्रव्यों के जो प्रयोज्यांग अंग हैं वो हैं 19। तो ये चीज़ डेफर है, ये जांगम का है 19 और 18 जो है औद्भिद का है। बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं।